तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने इमोर्टल से उन लोगों के नाम और आइडेंटिटी के बारे में पूछा था जो कि आज से 80,000 साल पहले इसके डिवाइन स्वॉर्ड को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद वो इमोर्टल टैन्यू से कहता है कि वैसे तो मैं उनके आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके नाम के बारे में जरूर बता सकता हूँ। इसी के साथ वो उससे कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उनको उस समय नहीं मार पाया, क्योंकि मेरे पास में उस समय बहुत ही कम पावर बची हुई थी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल टैन्यू को उन सभी के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो टैन्यू से बताता है कि उसमें से पहले इंसान का नाम जुगी सियू युआन था, दूसरे का नाम रू लेइजेन और इसी तरह से उसमें से तीसरे का नाम हुआंगफू लिंग सियाओ था। लेकिन अब इसके नाम के बारे में सुनते ही टैन्यू को थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर इसीलिए वो इमोर्टल को रोकते हुए कहता है कि अगर इसका नाम हुआंगफू लिंग सियाओ है तब इसका मतलब है कि वह तो असल में हुआंगफू सेक्ट का फाउंडर है और क्या सच में वो भी यहाँ पर इसके लिए आया था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि टैन्यू रुयान वूजी के बारे में भी सोचने लगा था, क्योंकि वो समझ गया था कि रुयान लेइजेन असल में रुयान वूजी से रिलेटेड है और फिर इसीलिए वो इमोर्टल से कहता है कि रू लेइजेन ने तो हुओवू को चुराया था और इसीलिए कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वह एटर्नल इमोर्टल सेक्ट का फाउंडर है। तब इसकी बात सुनकर वो इमोर्टल उसे कहता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू जुगी सियू युआन के बारे में भी सोचने लगा था और फिर समझ जाता है कि वो भी असल में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस की फाउंडर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इमोर्टल से बाकी लोगों के नाम के बारे में बताने के लिए कहता है। तब इसकी बात सुनकर वो इमोर्टल टैन्यू को बाकी लोगों के बारे में भी बताने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नानगोंग चोंगसू का भी नाम होता है और इसके अलावा इसमें से और भी बहुत सारे डायनेस्टी के फाउंडर के नाम होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें हुआंगफू लिंग यून का भी नाम आता है। जिसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कि क्या इसका हुआंगफू सेक्ट के फाउंडर से कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसके नाम से ऐसा लग रहा था कि वो भी असल में हुआंगफू वाली डायनेस्टी से है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी के डायनेस्टी के बारे में भी सोचने लगा था, लेकिन उसे भी इसमें से 4 लोगों के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं होता और फिर इसीलिए वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चारों लोग भी किसी बड़े डायनेस्टी से हैं। लेकिन इसी के साथ वो समझ गया था कि वे जरूर ही उस समय के सबसे पावरफुल लोग होंगे और फिर इसके बाद वो इसमें से 3 लोगों के तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये तीनों कौन है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वे 80,000 साल पहले मुझे ही फॉलो करते थे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में भी चिंता होने लगती है और फिर वो समझ जाता है कि वे तीनों भी जरूर ही कोई बहुत पावरफुल लोग होंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे केवल यहाँ से जाने का इंतजार है, जिसके बाद मैं मुगु फेंग के बारे में मेंगी से पूछ लूंगा और फिर इसी तरह से मैं नानगोंग रुक्सिया से नानगोंग चोंगसू के बारे में पता लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे कुछ लोगों के बारे में पता नहीं होता और फिर इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इनके बारे में सेक्ट मास्टर से पूछेगा। लेकिन इसी के साथ उसे समझ में आ जाता है कि उसका एक डिवाइन स्वॉर्ड हुआंगफू होली सेक्ट में है, जिसके वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में भी पता जरूर लगाएगा और इसी के साथ साथ वो अपने बाकी डिवाइन स्वॉर्ड को भी जरूर खोजेगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अगर जो कोई भी इसके डिवाइन स्वॉर्ड को इसे वापस करने से मना करेगा तब उस कंडीशन में वो उसे वहीं पर मार देगा। लेकिन अब इसी के साथ वो इमोर्टल से अपने होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है और फिर पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसे कौन यहाँ से लेकर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इमोर्टल को भी इसके बारे में याद होता है और फिर वो टैन्यू से बताता है कि इसे जुगी सियू युआन यहाँ से लेकर गई थी। लेकिन असल में अब उसे भी बाकी के डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसीलिए वो टैन्यू को नहीं बता पाता कि बाकी के डिवाइन स्वॉर्ड को कौन लेकर गया है। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं जुगी मास्टर से इसे हासिल जरूर करूंगा और इसके अलावा मैं इसके लिए उसके पूरे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस को भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इमोर्टल के बॉडी में कुछ होने लगता है, जिसे देख अब टैन्यू भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो इमोर्टल से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या होने लगा। तब इस पर वो इमोर्टल टैन्यू से कहता है कि अब मेरे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम सभी केवल मेरे ही वजह से मारे गए। लेकिन इस पर वो इमोर्टल टैन्यू से कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने आपके लिए अपने मन से फाइट किया था और इसी वजह से अगर इसके दौरान हम मारे गए तो इसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ वो इसे बताता है कि सैवेज गॉड ने मरने से पहले कहा था कि अगर उसे फिर से जीने का मौका मिला तब उसके बाद वो फिर से आपके साइड में ही खड़ा रहेगा और इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा ही हो। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू की आंखों से आंसू आने लगे थे और वो समझ गया था कि वे सभी से बहुत ही मानते हैं। तभी वो इमोर्टल टैन्यू से गोल्डन ड्रैगन और डिमोनिक ड्रैगन
के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अभी भी गॉड रिल्म में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो टेन्यू से कहता है कि आप सबसे पहले वहाँ पर जाकर उन दोनों को बचा लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि वे दोनों आपका बदला लेने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और वे भी आपके साथ में मिलकर आपके दुश्मनों को मारेंगे। लेकिन असल में उसे पता नहीं होता कि वे दोनों भी अब मर चुके हैं। जिसके बाद जब टेन्यू उसे इसके बारे में बताता है तो वो भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस बात से उन सभी गॉड के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था, जिन्होंने की जरूरत के समय टेन्यू को धोखा दे दिया। इसके बाद वो टेन्यू से कहने लगता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने एंशिएंट डिवाइन पावर के आखिरी रे को यूज करना चाहता हूँ, ताकि इस तरीके से मैं कम से कम आपके कल्टीवेशन को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टेन्यू को अंदर से काफी बुरा लग रहा था, लेकिन आखिरकार अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो इमोर्टल टेन्यू से कहता है कि आप अपना ख्याल रखना, और फिर इतनी बात कहने के बाद वो डिवाइन पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टेन्यू को इस बात से काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो अपने ही लोगों को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इमोर्टल की एनर्जी इसके बॉडी में एंटर कर जाती है। जिसके बाद टेन्यू मंकी डीमन से कहता है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए यहीं पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके दौरान तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। तब इसकी बात सुनकर मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू कल्टीवेशन करने के लिए अपने डिवाइन रिल्म के अंदर आ गया था, ताकि वो अपने बॉडी को यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टेन्यू कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है, और फिर वो केवल 3 दिनों के अंदर ही फीटल सोल रिल्म के ग्रेट परफेक्शन में एंटर कर जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे तीनों स्पिरिट और सातों सोल को एक साथ में रखना होगा, ताकि इस तरीके से मैं अपने फीटल सोल को और भी अच्छे से रिफाइन कर पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू अपने सभी सोल और स्पिरिट को एक साथ में रखकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगा था, जिसके वजह से यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से अपने फीटल सोल को रिफाइन भी करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से खुद मंकी डीमन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। लेकिन अब इस तरह से टेन्यू इमोर्टल के एनर्जी का यूज करके अपने बॉडी को रिफाइन करने लगा था, और फिर हम देखते हैं कि वो केवल कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसकी पावर भी पहले से बढ़ गई थी। जिसके बाद वो इमोर्टल को याद करते हुए कहता है कि तुमने मेरे लिए अपने डिवाइन पावर के रे का यूज किया, और इसके वजह से ही मैं इतने जल्दी से सोल रिफाइनिंग रिम के लेवल 3 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाया। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भी मौत का बदला जरूर लूंगा, और इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करना। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।